हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हो। तो आज का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जब बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है। तो बार मैग्नेट बेसिकली आपका वही मैग्नेटिक डायपोल होता है, तो ऐसे ही टॉपिक भी है। तो आपसे बार मैग्नेट की भी टर्म में पूछा जा सकता है टॉपिक, और ऐसे मैग्नेटिक डायपोल का केस में। तो अगर आपको हल्का सा याद हो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जैसे मैंने करा था, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। बस यहाँ पे चार्ज की बजाय आपके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है, तो कोई परमानेंट हम मैग्नेट ले लिए, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी, ठीक है। अब इसी में मैंने बार मैग्नेट ले लिया एक, ठीक। ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी 2L होगी। अब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो साउथ पोल को क्या करेगा, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा, तो एक फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, और नॉर्थ पोल को रिपल कर रहा होगा, तो एक फोर्स इधर लग रहा होगा। तो क्या हो रहा है, एक जब कपल ऑफ फोर्सेस रखते हैं अपोजिट टू डायरेक्शन, तो क्या होता है, उस पर टार्क लगता है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें जरूरत पड़ेगी, तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लो ए, और ये बी, और ये सी, और ये एंगल आपका थीटा मान लीजिए उसके साथ में है। तो व्हेन a bar magnet placed in uniform magnetic field it experiences a torque। और टॉर्क टाउ क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स कितना लगता है, जैसे वहां पे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता था, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें चार्ज तो है नहीं, तो पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल इनटू मैग्नेटिक फील्ड, तो M इंटू बी हो जाएगा, एम बी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये ए सी, नहीं बी, ये बी सी है ना, तो यहाँ पे बी और सी, तो बी सी है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। और ए सी का हमें पता है कि बार मैग्नेट की लेंथ क्या होती है, 2L है, तो बी सी हमारा कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, एम बी साइन, यहाँ पे 2L लिखना था, 2L साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं कि m डॉट 2L लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, तो m2L b साइन थीटा, ठीक है। तो m डॉट 2L क्या है, यानी पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच की डिस्टेंस क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, तो वो कैपिटल M से लिखा जाता है। तो यानी m b साइन थीटा, ये वो टार्क है जो एक बार मैग्नेट पे लगता है जब उसे इसमें किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं साइन थीटा का टर्म है, ठीक है। तो अब इसमें मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये बच्चों, ये इस चैप्टर का अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाए तो उसको गलत नहीं कहा जा सकता है, कि देखिए ऑसिलेशन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, और ये सीबीएसई का एज वेल एज आपके कंपटीशन एग्जाम का भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत फेवरेट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। जनरली होता क्या है, जब मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। तो टॉर्क जब लगता है, जैसे कोई चीज को हम ट्विस्ट करते हैं, लेकिन जब वो फोर्स हटा लेते हैं तो क्या करता है, वो चीज एक अपने आप को वापस से रीगेन कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। तो ऐसे ही मान लीजिए जब कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता है तो उस पर दो फोर्स दो टॉर्क लग रहे होते हैं। एक तो जो अप्लाइड फील्ड की वजह से लग रहा होता है, तो वो लग रहा होगा टॉर्क लग रहा होगा टॉर्क ड्यू टू फील्ड in equilibrium
क्या लग रहा है, टार्क जब इक्विलिब्रियम में लग रहा होता है, चूंकि अगेंस्ट द फील्ड लग रहा होता है, ठीक है, तो वहां पे हम साइन माइनस के साथ लेते हैं, माइनस एम बी साइन थीटा। और एक फॉर्मूला हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में, क्या होता है फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, जहां पे आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अल्फा आपको एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज मोशन में है तो उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है जो उसको मोशन को चेंज नहीं करना चाहती है। तो दोनों ही टार्क हैं तो दोनों को इक्वेट करा देते हैं, तो मिलेगा, मान लो इक्वेशन ये 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को इक्वेट कराएंगे तो हमें मिलेगा आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं। अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो अल्फा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली हमारा डबल इंटीग्रेशन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये अल्फा की वैल्यू होती है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी। चूंकि हम यहाँ थीटा रेडियन में लेके चल रहे हैं स्मॉल एंगल्स के लिए, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली थीटा, क्योंकि जब थीटा छोटा होता है, जैसे कि मान लीजिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या साइन 1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, 0 ही मान के चलेंगे, नहीं कुछ तो वैल्यू होगी, इसलिए उसको रेडियन में लेके चलते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एंगल्स को उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन कोसाइन फंक्शन क्या हो जाता है, सीधे रेडियन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम थीटा रख लिए, तो माइनस एम बी थीटा। तो अब या फिर इसको हम और चेंज कर सकते हैं, आई इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एम बी थीटा अपॉन आई, राइट, ये आई इधर डिवाइड में चला गया। अब हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन आती है। एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, फ्रॉम एसएचएम इक्वेशन क्या होती है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, या फिर इन टर्म्स ऑफ थीटा, और इन टर्म्स ऑफ थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जैसे सिंपल बिल्कुल एसएचएम इक्वेशन की तरह है। अब ये इक्वेशन को मान लीजिए 3, ये इसको 3 यहां इसको मानेंगे, ये इसको मान लीजिए 4। तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को कंपेयर कराएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर कराने के बाद हमें जो मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस नहीं एम बी बाई आई लिखा हुआ है, एम बी अपॉन 2 पाई बाई टी होता है, राइट, तो हम लिखेंगे 2 पाई बाई टी। अब चूंकि ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर हमने उसको अंडर रूट ले लिया दोनों साइड, तो हमारा 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई हो गया। या फिर टाइम पीरियड, चूंकि ऑसिलेशन है तो जनरली टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम पीरियड के टर्म में अगर यही फॉर्मूला लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूंकि डिवाइड में होगा तो 2 पाई इन अंडर रूट आई अपॉन एम बी, ये आपका मेन फॉर्मूला हो जाता है टाइम पीरियड के लिए। अब यहां पे ध्यान दीजिए है क्या, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड 2 पाई आपका कांस्टेंट होता है, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, एम आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, बी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ये जनरली आपको फार्मूला क्या करना, सिंपल है, दोनों टार्क लेना है। हमने रिस्टोरिंग टार्क लिया आई अल्फा,
और जो फील्ड के टॉर्क लिया वो माइनस एम बी साइन थीटा, ठीक है। दोनों को इक्वेट कराया और सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन से हमने इसको इक्वेट करा, तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आ गया। अब इससे आप निकाल के आ सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशन के टर्म में दे, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी दे रखा तो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t के बराबर होती है, तो आप दोनों को रख के कंपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड में हम जब बार मैग्नेट रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कुछ वर्क करता होगा ना, वही वर्क डन उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है, तो वही हमें इस चीज कैलकुलेट करना है। देखिए, जब हमारे पास मान लीजिए कोई आपका अप्लाइड फील्ड है और यहाँ पे कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की ओर, इस पे फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो इस पे क्या कर रहा है, टॉर्क लग रहा होगा। तो मान लीजिए इनिशियल कंडीशन आपका θ1 है और उसके बाद कुछ फोर्स लगने के बाद ये आपका पोजीशन चेंज होके मान लो नॉर्थ से साउथ, ये θ2 हो गया, यानी θ1 से θ2 ले जाने में कुछ वर्क डन तो करेगा। तो पहले हम मान लेते हैं कि छोटा डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए स्मॉल वर्क डन होगा, ठीक है। लिखेंगे वर्क डन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, कितना होगा dw टाउ इंटू डी थीटा। अब टोटल वर्क डन हमें निकालना है θ1 से θ2 के लिए, मतलब इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, तो फॉर कंप्लीट वर्क डन ऑन सिस्टम इंटीग्रेटिंग 1 from θ1 to θ2। अब देखिए θ1 मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, तो हम वर्क डन करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन तो w मिल जाएगा, और इसके लिए θ1 से θ2 तक ले जाएंगे तो टाउ की जगह पे क्या रखेंगे, mb sin थीटा रखेंगे d थीटा। अब हमें पता है कि mb कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, तो साइन ही है वो थीटा का फंक्शन, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा mb आपका और माइनस कॉस थीटा और θ1 θ2, क्लियर है। तो माइनस साइन हम बाहर ले लें, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस mb और यहाँ पे ब्रैकेट में cos θ2 माइनस cos θ1 हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए इनिशियल एंगल 90 डिग्री था और 90 डिग्री से θ डिग्री तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, लिखेंगे फॉर θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड θ2 इक्वल्स टू थीटा, तो ये जनरली जो भी वर्क डन होगा वही उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में से हो जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का टिपिकल फॉर्मूला आ जाएगा माइनस mb। अब देखिए cos θ2 तो थीटा है तो cos थीटा ही हो जाएगा, और cos θ1 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। अब इसमें आते हैं 2-3 केसेस, ठीक है, तो इसको हम ऊपर वाले को इरेज करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है कि जैसे हमारे पास फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का U इक्वल्स टू माइनस mb cos थीटा, तो मान लेंगे पहले केस में थीटा अगर हम 90 डिग्री ले लें, यानी कि डायपोल हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी उस केस में क्या हो जाएगी, U इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0, ठीक है। अब सेकेंड केस है आपका कि मान लो थीटा 0 डिग्री आ जाए तो क्या होगा, देखिए थीटा जब 0 डिग्री होगा इसका मतलब है कि जो आपका जो नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट का वो अलाइन कर गया है मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में, ठीक है, ये N और S इसी लाइन में क्या कर गया, अलाइन कर गया।
तो अब ये क्या होगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, दोनों फोर्स बैलेंस होकर कैंसिल आउट इधर, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो इस केस में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो -mb के बराबर होगा। तो ये कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, थर्ड और फाइनल केस क्या है इसका, कि थीटा अगर हमारा 180 डिग्री हो जाए, यानी अब इस मैग्नेट को क्या किया जाए, टर्न आउट कर दिया जाए। तो यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या पूरा रोटेट करोगे तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। तो देखिए दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अब यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, दोनों इसको रिपल कर रहे हैं इधर और इसको रिपल कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे भी जो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mb के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कॉस मैग्नेटिक वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो है बट स्टेबल नहीं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये हो जाएगा कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें आपसे ये जो है केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। कब आपका जो है डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो 0 डिग्री पे स्टेबल होगा, 180 डिग्री पे अनस्टेबल होगा, इसको ध्यान रखना है। और जो ऑसिलेशन में खास करके आपका टाइम पीरियड निकालने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आ रहा है तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे न्यूमेरिकल भी कई ढेर सारे आते हैं। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।